आप सभी का अध्ययन केंद्र में स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। और यह जो क्लास है क्लास 12th के लिए है और ये जो क्लास स्पेशल फॉर जैक बोर्ड के लिए निर्धारित किया गया है। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें लेटेस्ट सिलेबस की चर्चा करेंगे और आज जो है क्लास की भी चर्चा करेंगे यहाँ पे। और यह जो क्लास है आप अध्ययन केंद्र के लाइव और रिकॉर्डेड सेक्शन में आप देख रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका विषय सूची क्या है। तो आप यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं कि विषय सूची में कि हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ना क्या है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और चैप्टर कितने हैं, ये सब का जितने भी क्वेश्चन है सबका यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखेंगे सबसे पहले विषय सूची में यहाँ पे कि विषय सूची में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अध्याय इसमें कितने चैप्टर है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक्स को दो भाग में बांट दिया गया है, पार्ट ए में क्या पढ़ना है और पार्ट बी में क्या पढ़ना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पहला लिखा हुआ यहाँ पे व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र, तो ये पढ़ना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। सेकेंड में पढ़ना है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं पढ़ना है। तीसरा में पढ़ना है उपभोक्ता संतुलन। चौथा में है मांग एवं मांग का नियम, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है। 5 में मांग की कीमत लोच, उत्पादन फलन एवं साधन पढ़ना है 6 में। और 7 में पढ़ना है उत्पादन लागतें पढ़ना है, प्रोडक्शन कोस्ट पढ़ना है। और भी पार्ट ए में चैप्टर है, तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा और चैप्टर है। चैप्टर नंबर 8 में पढ़ना है आगम की धारणाएं पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। 9 में पढ़ना है उत्पादक का संतुलन, अभिप्राय एवं शर्तें पढ़ना है। उसके बाद है 10 में पूर्ति एवं पूर्ति का नियम पढ़ना है। उसके बाद देखेंगे 11 में पूर्ति की लोच पढ़ना है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फिर 12 में देखेंगे बाजार के विभिन्न रूप, अभिप्राय एवं विशेषताएं पढ़ना है। उसके बाद देखेंगे 13 में पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन देखेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर द परफेक्ट कंपटीशन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे है संतुलन एवं मांग तथा पूर्ति परिवर्तन का प्रभाव देखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट हम लोग का 14 में मांग एवं पूर्ति बलों के सरल प्रयोग देखेंगे। और ये सप्लाई एप्लीकेशन ऑफ द टूल्स ऑफ द डिमांड एंड द सप्लाई, ये है पार्ट ए में टोटल 14 चैप्टर पढ़ना है आपको। उसी तरह से पार्ट बी में देखेंगे, पार्ट बी में ये 15 से स्टार्ट है और इसमें हम लोग देखेंगे पार्ट बी समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है। और थोड़ा सा इसको नीचे कर दे रहे हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे पहला कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। सबसे पहले समष्टि व्यापक अर्थशास्त्र का उसका परिचय पढ़ना है, आय का चक्रीय प्रवाह, ठीक है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय एवं अवधारणाएं रिलेटेड टू नेशनल इनकम, राष्ट्रीय है यहाँ पे, इसमें राष्ट्रीय आय से पढ़ना है। उसके बाद राष्ट्रीय आय का मापन पढ़ना है, मुद्रा के बारे में पढ़ना है, व्यापारिक बैंक के बारे में पढ़ना है, केंद्रीय बैंक के बारे में पढ़ना है और भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नवीन महत्वपूर्ण सुधार एवं पहलू और निजीकरण के बारे में पढ़ना है। तो ये था 22। उसके बाद और आगे हम लोग देखेंगे 23 में क्या पढ़ना है, सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति एवं संबंधित धारणाएं, उपभोग प्रवृत्ति, बचत, प्रकृति एवं विनियोग पढ़ना, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, रिलेटेड कंसेप्ट। और उसके बाद नेसेसिटी टू सेव एंड द इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हम लोग का 14 में पढ़ना है अल्पकालीन संतुलन उत्पादन। 25 में पढ़ना है निवेश गुणक एवं उसके यंत्र कला। और न्यून एवं अतिरेक मांग पढ़ना है, समस्याएं, न्यून मांग एवं अतिरेक मांग को ठीक करने के उपाय। उसके बाद सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, विदेशी विनिमय की दर और भुगतान शेष खाते, अर्थ एवं संघटक पढ़ना है। ये टोटल हुआ सिलेबस की चर्चा। अब हम लोग आगे देखेंगे और आगे देखेंगे इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र एक परिचय, इंट्रोडक्शन देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यदि आप एप्लीकेशन में जुड़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे देखेंगे
अर्थशास्त्र क्या है? तो लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र शब्द जो है वह संस्कृत शब्द अर्थ मतलब धन और शास्त्र की संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धन का अध्ययन करना। मतलब अर्थशास्त्र में क्या पढ़ते हैं? धन के बारे में पढ़ते हैं, वेल्थ के बारे में हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। लिखा हुआ इकोनॉमिक्स इज द स्टडी स्कैरसिटी एंड द implication for the use of the resources, productions of goods and services, growth of the production and the welfare over time, and great variety of the other complex issue of the actual concern of society। तो हम लोग देखेंगे स्कैरसिटी के बारे में, देखेंगे कि स्कैरसिटी क्या होता है। वैसे रिसोर्सेज जो बहुत लिमिटेड है और उसका डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और उसका हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, ये सब हम लोग क्या करेंगे इकोनॉमिक्स में एक एक करके पढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि आपके सामने यहाँ पे जो आया है एक टॉपिक है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आता है ये कि आर्थिक क्रिया का अभिप्राय क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले मीनिंग समझेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी का। लिखा हुआ आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री सब्जेक्ट मैटर का एक महत्वपूर्ण घटक है। अब इसमें क्या है कि असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों से जुड़ी सभी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। इसको आम भाषा में अगर बात करें तो आर्थिक क्रिया में क्या पढ़ते हैं कि आदमी की आवश्यकताएं अनंत है और संसाधन क्या है? सीमित है। तो अब सीमित संसाधन में सभी आवश्यकताएं पूरा करना चाहता है, तो उससे जुड़ी जितने भी समस्याएं हैं उसको हम लोग क्या करते हैं इकोनॉमिक्स में पढ़ने का कोशिश करते हैं, आर्थिक क्रिया में देखने का कोशिश करते हैं। वही इंग्लिश में भी डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराइजिंग आउट ऑफ अनलिमिटेड वांट्स एंड स्कर्स मीन्स आर द इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। और यहाँ पे देखेंगे अभी के समय में आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों का उपयोग से होता है। मतलब अभी का समय में जो है आर्थिक क्रिया उसको कहते हैं जिसका संबंध जो है आदमी की आवश्यकताएं अनंत होती है और सीमित संसाधन में सभी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है और उसी का उपयोग से जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कठिनाई है, वह सब हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? आर्थिक क्रिया में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि सभी, अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि कोई भी अगर काम करते हैं सभी आर्थिक क्रियाएं आय सृजित नहीं करती है। मतलब अगर कोई भी अगर काम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि उससे इनकम ही होता है। तो आर्थिक क्रिया तो अर्थात यह अवश्य नहीं है कि आर्थिक क्रियाएं द्वारा सदैव आय का ही सृजन होता है। जैसे अब मान लिए कि कोई काम करते हैं तो आप कोई काम करते हैं तो पैसा मिलता है। अब फ्री में अगर काम करेंगे, समाज सेवा करेंगे तो वहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा। काम तो कर रहे हैं लेकिन वहाँ पैसा नहीं, तो वो आर्थिक क्रिया नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया में आय का सृजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब आर्थिक क्रिया में भी आय का सृजन भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि उपभोग एक आर्थिक क्रिया है किंतु वस्तु के उपभोग द्वारा आय का सृजन नहीं होता है। मतलब हम लोग कोई वस्तु का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, उपभोग एक आर्थिक क्रिया, लेकिन उससे इनकम जनरेट नहीं होता है। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इसको और अच्छे से समझने के लिए कि आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों का उपयोग से। मतलब आदमी जो है आवश्यकताओं के संतुष्टि के लिए सीमित साधनों का क्या करता है? प्रयोग करता है। दूसरा है कि सभी आर्थिक क्रियाएं अनिवार्य रूप से, मतलब अभी बताएं कि कोई भी काम जो है अनिवार्य रूप से आय का सृजन नहीं करती, अर्थात आय का सृजन करने वाली सभी क्रियाएं आर्थिक क्रिया है। मतलब जिससे अगर आय होता है उसको हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं, किंतु सभी आर्थिक क्रियाएं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है आर्थिक क्रिया अवश्य रूप से आय जो है सृजन करने वाली क्रियाएं नहीं होती है। मतलब ऐसा भी बहुत सारा जो है काम है जिससे हम लोग का आय सृजन नहीं होता है और जिससे होता है उसको हम लोग आर्थिक क्रियाएं उसको तो कहते ही हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखेंगे
कि आर्थिक क्रिया के कितने प्रकार है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आर्थिक क्रिया में कितने प्रकार है। पहला है ये उपभोग है, कंजम्पशन है। दूसरा क्या चीज़ है, उत्पादन है, प्रोडक्शन है। उसके बाद विनिमय है। विनिमय को दो भाग में बांट दिया गया है। पहला है साधन कीमत का निर्धारण, दूसरा है वस्तु की कीमत का निर्धारण, चौथा में क्या है, निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। तो ये टोटल हम लोग का जो है, इसका अगर बात करें भाग का, 1 2 3 ये 4 भाग में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है आर्थिक क्रिया को। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कितने भाग में बांटा गया है, तो 4 भाग में बांट दिया गया है। पहला है उपभोग, कंजम्पशन, उत्पादन, और उसके बाद विनिमय, उसके बाद है ये क्या है, निवेश से इन्वेस्टमेंट। और ये दोनों जो है इसी का ये पार्ट है, ठीक है, विनिमय का ही पार्ट है। अभी एक एक करके हम लोग चर्चा आगे करेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पहला है उपभोग, कंजम्पशन क्या है। तो लिखा हुआ है कि उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत, मतलब एक व्यक्ति हो सकता है या सामूहिक पूरा ग्रुप में, आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपयोग किया जाता है। जैसे आप ये पेन है, ये पेन का यूज़ हम सिंगल कर रहे हैं, और घर में अगर कोई सब्जी आता तो घर के सामूहिक रूप से उसका प्रयोग करते हैं, बनता है। तो वहाँ पे एक आदमी भी हो सकता है या समूह में, जब किसी वस्तु की आवश्यकता, मतलब वस्तु की उपयोगिता, मतलब जो उसका उपयोगिता है उसका प्रयोग किया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपभोग कहते हैं, कंजम्पशन कहते हैं। जैसे भोजन करना, ये भी क्या है, उपभोग है। कपड़ा पहनना, ये भी उपभोग की क्रिया है। इसी तरह से बहुत सारी क्रियाएं हो सकती है, ठीक है, आदि उपभोग की क्रियाएं। अब दूसरा नंबर है उत्पादन, प्रोडक्शन क्या होता है। उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता अथवा मूल्य में वृद्धि करने से, मतलब प्रोडक्शन का मतलब है कि उसका वैल्यू, उसका मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई लकड़ी है, इसका कोई मतलब इसका जो वैल्यू है बहुत कम है, लेकिन इसी को अगर चेयर के रूप में, कुर्सी के रूप में, टेबल के रूप में अगर इसको बना दिया जाता है तो इसका वैल्यू जो है इसका बढ़ जाता है, इसका उपयोगिता बढ़ जाता है। तो प्रोडक्शन से किसी वस्तु का, उसका वैल्यू, उसका प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता अथवा मूल्य में वृद्धि करने से है। जैसे एग्जाम्पल भी दिया हुआ कि बढ़ई द्वारा लकड़ी का लट्ठा चीरकर होगा, यहाँ पे चीरकर कुर्सी मेज बनाना उत्पादन की क्रिया के उदाहरण है। मतलब कोई लकड़ी का मतलब जो लकड़ी है उसको कुर्सी के रूप में कन्वर्ट कर दे रहा है और उसको मार्केट में ज़्यादा उसका वैल्यू मिल रहा है, ज़्यादा प्राइस मिल रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, उत्पादन कहलाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम लोग विनिमय की बात करेंगे। विनिमय है क्या, तीसरा पॉइंट है। विनिमय को इंग्लिश में एक्सचेंज कहते हैं। विनिमय वह क्रिया है जिसमें किसी वस्तु या उत्पादन के साधन का क्रय विक्रय किया जाता है। क्रय विक्रय, खरीद बिक्री किया जाता है, और यह क्रय विक्रय अधिकांश मुद्रा के द्वारा किया जाता है। पहले के ज़माना में लोग अदला बदली का काम करते थे, लेकिन अभी का समय में लोग क्या करते हैं, अधिकतर खरीद बिक्री का काम करते हैं, और ये जो मुद्रा के द्वारा किया जाता है। विनिमय की इस क्रिया को ही, और जिसके माध्यम से खरीद बिक्री होता है, उसी को हम लोग विनिमय की इस क्रिया को कीमत निर्धारण भी कहते हैं। मतलब विनिमय का दूसरा नाम क्या चाहिए, कीमत निर्धारण। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे, तो आप बता सकते हैं इसको। अब कीमत निर्धारण को दो भाग में बांटा गया है। अब देखेंगे, जो पहला क्या है, वस्तु की कीमत निर्धारण, प्रोडक्ट प्राइसिंग। इसका संबंध बाजार की विभिन्न दशाओं, जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु कीमत निर्धारण से है। अब जैसे देखिए, मान लेते हैं कि किसी भी चीज़ का जो दाम जो रखना पड़ता है, जब प्राइसिंग जब करते हैं तो दो तरह से करते हैं। एक तो मार्केट के अनुसार करते हैं, दूसरा उसको बनाने में कितना खर्चा आया है। जैसे आप सब्जी अगर बेचने के लिए जाते हैं मार्केट में, तो वहाँ पे क्या कल क्या प्राइस था वह अलग मैटर है, आज क्या प्राइस है उसको देखना पड़ता है कि आज जैसा उसका प्राइस है उसी तरह से आपको बेचना पड़ेगा। कल भले आप 100 रुपये अगर बेच रहे हैं, लेकिन अभी अगर 10 रुपये आज का प्राइस है तो 10 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो उसका लागत कोस्ट है वह काम नहीं करता है, वह बाजार के अनुसार काम करता है। और बाजार कितने तरह से होता है, 3 तरह का होता है। पहला पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता। तो एक एक करके यहाँ पे समझेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या हो गया कि बेचने वाले भी बहुत सारे हैं और खरीदने वाले भी बहुत सारे हैं, तो इसमें पूर्ण प्रतियोगिता है, कंपटीशन मार्केट है। एकाधिकार मतलब मोनोपोली होता है, जहाँ पे बेचने वाला सिंगल है और खरीदने वाला बहुत सारा लोग है। तो ऐसा कंडीशन में जो प्राइस होगा
वह सिचुएशन के अनुसार उसका निर्धारित किया जाएगा। जैसे मान लेते कोई बाजार में गए और सब सब्जी खरीदने के लिए चला गया और बेचने वाला सिंगल एक ही आदमी है, तब वहाँ पे जो उसका प्राइस होगा अचानक बढ़ता चला जाएगा। जो देखेगा कि ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो उसका प्राइस को इंक्रीज कर सकता है ऐसा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एकाधिकार कहेंगे। और इसका बहुत सारा उदाहरण है। जैसे कि रात में आप सफ़र करते हैं तो हाईवे के किनारे देखे होंगे कि जो कुरकुरे और लेस का जो पैकेट है 10 रुपया प्राइस रहता है और एमआरपी से ज़्यादा वो लेता है। क्यों लेता है? कि उसके पास एकाधिकार है कि अब रात में कहीं जा नहीं सकते हैं तो वह ज़्यादा प्राइस को क्या करता है, आपसे ले लेता है। उसके बाद अपूर्ण प्रतियोगिता, जिसमें कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे आप देखिए भारत सरकार का उपक्रम देख लेंगे, जैसे CCL हो गया, BCCL हो गया, इस सब का कोई कंपटीशन नहीं है। तो इन लोग बस सिंगल है, एक ही है, उसका काम मतलब है सरकार रेगुलेट करता है। तो इसमें जो बहुत सारा, जैसे इसरो है, इसरो का मतलब भारत का सेटेलाइट जो कंपनी है वह एक ही है सरकार का, तो उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। तो इसको हम लोग अपूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग किसी वस्तु का प्राइसिंग करते हैं बाजार के अनुसार। दूसरा है साधन कीमत निर्धारण, फैक्टर प्राइसिंग। इसका संबंध उत्पादन के विभिन्न साधनों की कीमत निर्धारण से है। दूसरे शब्द में इसका संबंध भूमि की कीमत अर्थात लगान, रेंट, श्रम की कीमत, मजदूरी, पूंजी की कीमत, ब्याज, इंटरेस्ट, उद्यमी की पुरस्कार, लाभ, ये सब। मतलब अगर मान लेते हैं पेन बनाने में क्या क्या लगा होगा, मशीन लगा होगा, मजदूरी का जो मजदूर लोग काम करते हैं उनका पैसा, हम कहीं भाड़े में लिए होंगे ज़मीन वमीन तो उसका पैसा लगेगा, अपना प्रॉफिट होगा, जो पैसा इन्वेस्ट किए होंगे बैंक से लिए होंगे उसका इंटरेस्ट, सबको जोड़ देंगे। तो इस तरह से इसका हम क्या कर सकते हैं, प्राइसिंग कर सकते हैं। तो किसी वस्तु का जो प्राइसिंग होता है दो तरह से होता है, एक मार्केट के अनुसार, बाजार के अनुसार, और दूसरा क्या है, उसका बनाने में कितना खर्चा आया है। ठीक है, इस तरह से। तो ये दोनों समझ में आ गया होगा कि कीमत का निर्धारण हम लोग क्या करते हैं, दो तरह से करते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्या लिखा हुआ है। इसका चौथा पॉइंट था निवेश, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यह टर्म सबको मालूम होगा, बहुत ही सिंपल टर्म है। निवेश वह आर्थिक क्रिया जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से। मतलब निवेश लोग करते हैं कि भविष्य में जब किसी वस्तु का दाम बढ़ने वाला रहता है, प्राइस बढ़ने वाला रहता है, तो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं कि भविष्य में उससे हमको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो ये क्या है, निवेश है। निवेश के द्वारा मनुष्य की आवश्यकताएं अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट होती है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि उदाहरण है कि कपड़ा सिलने, मान लेते हैं कि कोई टेलर है, वह हाथ से कपड़ा सिल रहा था और दिन भर में एक शर्ट बना रहा था और उसको 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। अब वह क्या करता है कि कुछ पैसा इन्वेस्ट करके एक मशीन खरीद लेता है और मशीन खरीदने के बाद अब दिन भर में वह 4-5 शर्ट बना रहा है, तो उसका इनकम क्या हो गया, बढ़ गया। तो फ्यूचर में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसे कहीं ना कहीं इनकम जो है, आय जो है, वह बढ़ने की एक संभावना रहता है। और ऐसा नहीं है, कभी कभी लॉस भी हो सकता है, ये सिचुएशन के अनुसार डिपेंड कर सकता है। तो वह यहाँ पे देखेंगे निवेश ही हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट आता है आर्थिक क्रिया के व्यष्टि एवं समष्टि स्तर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि माइक्रो एंड मैक्रो लेवल्स ऑफ द इकोनॉमिक्स। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन व्यक्तिगत स्तर अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर किया जा सकता है। मतलब जो है इसका हम लोग जो पढ़ेंगे आर्थिक क्रिया को किसी एक आदमी के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं या पूरा देश के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। तो आर्थिक क्रिया के अध्ययन के संदर्भ में ही नॉर्वे, इसको याद रखना है कि नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नाम है रैगनर फ्रिस ने अर्थशास्त्र को दो प्रमुख शाखाओं में बांटा है। तो इसको याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि व्यष्टि और समष्टि पार्ट ए और पार्ट बी में इकोनॉमिक्स जो है किनके द्वारा बांटा गया, कहाँ का रहने वाले थे, नॉर्वे का रहने वाले थे, नाम है रैगनर फ्रिस नाम है उनका, और उन्हीं के द्वारा है पूरा इकोनॉमिक्स को क्या कर दिया गया, दो भाग में बांट दिया गया है। पहला है व्यष्टि और दूसरा क्या है, समष्टि, जिसको हम लोग सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं और इसको व्यापक अर्थशास्त्र भी कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं या मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। तो ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना है। क्या क्या आ सकता है वह हम आपको बता दिए। आप थोड़ा सा हिंदी में जो नाम है और इंग्लिश में जो नाम है वह थोड़ा सा अलग रहता है, तो यहाँ पे ये आएगा, डबल आएगा, तो रैगनर फ्रिस होता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्या लिखा हुआ नेक्स्ट में कि वर्तमान आर्थिक सिद्धांतों के अध्ययन तथा आर्थिक क्रियाओं के विश्लेषण में दो या संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर महत्वपूर्ण विधियों सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण समूह के अध्ययन से संबंधित है।
अथवा बृहत आर्थिक विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। जैसे अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुएं मतलब ये जो ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है शब्द, जैसे जो आया है कि जो शब्द आया है यह जो माइक्रो है वह कहाँ से लिया गया है, ग्रीक शब्द से लिया गया है। तो इसको याद रखेंगे। मतलब आपको दो वर्ड आ रहा है माइक्रो, उसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे ग्रीक शब्द है। और दूसरा है मैक्रोज। ये जो लिया गया है कौन सा शब्द से लिया गया है, माइक्रो जो है ग्रीक शब्द माइक्रोज से लिया गया है। और जिसका अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसका अर्थ जो होता है छोटा होता है, तथा शब्द मैक्रो जो है मैक्रो जो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोज, इसको याद रखेंगे, जो है माइक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, विशाल होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मैक्रोज का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स इसमें लिखा हुआ है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्ति इकाइयों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम लोग व्यष्टि में छोटे स्तर एक आदमी के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कोई राम नाम का मतलब श्याम नाम का कोई आदमी है, तो उसका इनकम के बारे में, उसका रहन सहन के बारे में इस तरह से स्टडी करेंगे तो माइक्रो में स्टडी करेंगे। और किसी देश के बारे में स्टडी अगर करेंगे, उसकी जानकारी इकट्ठा करेंगे तो वह समष्टि में करेंगे। बस बेसिक डिफरेंस है यही दोनों में, माइक्रो और मैक्रो में। तो लिखा हुआ है, तो ये हम लोग का हो गया। अब दूसरा है कि समष्टि अर्थशास्त्र में। तो समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के, यहाँ संपूर्ण है, ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। जैसे समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन और सामान्य कीमत स्तर का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्या है कि समष्टि अर्थशास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है कि एक अर्थव्यवस्था के प्रकार अपने आय एवं रोजगार के स्तर को बढ़ाकर सामाजिक कल्याण को ये अधिक करती है। कैसे करता है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे और कोशिश करेंगे। आगे है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। तो लिखा हुआ कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों अर्थशास्त्र के अभिप्राय को एवं अर्थशास्त्र के विषय सामग्री को विभिन्न रूप में प्रस्तुत किया है। मतलब अर्थशास्त्र का जो डिफिनेशन है वह बहुत सारे अर्थशास्त्री लोग अलग अलग तरीका से प्रस्तुत किए हैं। तो ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि किन अर्थशास्त्री के द्वारा अर्थशास्त्र को क्या कहा गया है, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आएंगे भी, तो यहाँ से आपको देख लेना है। अब यहाँ पे क्या है कि देखेंगे सबसे पहले कि धन संबंधी विचारधारा, वेल्थ ऑफ कॉन्सेप्ट। तो अब यहाँ पे देखना है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है कौन है, तो एडम स्मिथ। तो उन्हीं के द्वारा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, जेबी से वाकर सीनियर। तो नाम याद रखना है। आदि ने धन, इसके अर्जन, वितरण एवं प्रयोग को अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में सम्मिलित किया है। इन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में आर्थिक मानव और उसकी क्रियाओं को सम्मिलित किया है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किनके द्वारा दिया गया है, तो एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है। इसको भी याद रखेंगे। और नाम याद रखना है कि ये जितने भी अर्थशास्त्री लोग हैं वह इकोनॉमिक्स को क्या बोले हैं, वेल्थ कंसेप्ट डिफिनेशन दिए हैं, धन संबंधी विचारधारा इन लोग प्रस्तुत किए हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है। उसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे, दूसरा है कल्याणवादी वेलफेयर कंसेप्ट। मार्शल एवं उनके समकालीन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में धन के स्थान पर मानव कल्याण, मतलब बोला कि धन का कोई वैसा महत्व नहीं है, मानव का कल्याण का, डेवलपमेंट का जो है यह ज़्यादा है। तो ये बोले ऐसे विचार की स्थापना की और कल्याणवादी विचारधारा के अनुसार अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में उन आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनका संबंध भौतिक कल्याण से हो। मतलब इकोनॉमिक्स में वो ऐसे ऐसे चीज़ों को शामिल करना चाहिए जिससे मानव का कल्याण हो, धन का इसमें कोई महत्व नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे कोविड में देखेंगे, कोविड में जब कोविड आया
तो लोगों के पास पैसा था लेकिन वह कहीं घूम नहीं सकते थे, कहीं जा नहीं सकते थे, हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा पा रहे थे, पैसा तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा था, धन तो है लेकिन उसका हम लोग प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में जो है तो इसको भी देखा जाता है कि सब चीज़ पैसा नहीं होता है। तो इसी तरह से इन लोग का कहना जो है वह मानव कल्याण है, मतलब धन को इन लोग उपेक्षा किए हैं, मतलब धन को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं किए हैं, इन लोग मानव कल्याण जो है ज़्यादा प्रेफरेंस किए हैं। कौन कौन किए हैं, मार्शल एवं उनके समकालीन। अब मार्शल एवं उनके समकालीन कौन कौन अर्थशास्त्री हैं, तो ये नाम आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट रखना है। तो मार्शल है, पिगू और कैनन। तो यहाँ पे मार्शल हो गया, उसके बाद पिगू और ये कैनन, ये नाम याद रखना है। 3 नाम है इसमें, मार्शल है, पिगू है और कैनन है। तीनों लोग जो ये बोले हैं कल्याणवादी विचारधारा प्रस्तुत किए हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे दुर्लभता, जिसको हम लोग स्कैर्सिटी भी कहते हैं। रॉबिन्स ने क्या बोले कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, सामग्री में सीमित साधन एवं असीमित साधनों से संबंधित चुनाव की समस्याओं का सम्मिलित किया जाता है। मतलब रॉबिन्स के अनुसार कहा गया स्कैर्सिटी में वैसे रिसोर्सेज संसाधन के बारे में पढ़ते हैं जो बहुत सीमित मात्रा में है और उसका हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे। चुनाव की समस्या यहाँ पे आएगा कि जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल बताते हैं कि आपके पास 10 रुपया है। अब 10 रुपया है, अब 10 रुपया में यहाँ पे पेन भी मिल रहा है और ये पेंसिल भी मिल रहा है। तो आप ना, अब दोनों का दाम 10 रुपया है, 10 रुपया है, तो दोनों में से हम 10 रुपया है तो दोनों खरीद पाएंगे क्या। अब यहाँ पे चुनाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है कि दोनों में से हम एक ही वस्तु को खरीद पाएंगे, इसको खरीदेंगे तो ये नहीं खरीद पाएंगे, अगर इसको अगर खरीदेंगे तो ये नहीं खरीद पाएंगे। तो ये सब स्कैर्सिटी में पढ़ना है। तो ऐसे जो है रॉबिन्स और उनके साथी थे, कौन थे, रॉबिन्स और विकस्टीड, और रॉबिन्स और विकस्टीड, इसको नाम याद रखेंगे, विकस्टीड जो है, रॉबिन्स और विकस्टीड जो है बोले हैं कि ये स्कैर्सिटी है, स्कैर्सिटी कंसेप्ट प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे देखेंगे विकास केंद्रित विचारधारा। तो आधुनिक अर्थशास्त्री, जैसे इन लोग आधुनिक अर्थशास्त्री किसको बोला गया है, सैमुअल्सन, इसको याद रखेंगे। सैमुअल्सन को आधुनिक अर्थशास्त्री कहा गया है। तो सैमुअल्सन के अनुसार जो है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में सीमित साधनों का वितरण, मतलब जो रिसोर्सेज सीमित है वह रिसोर्सेज को हम कैसे बांटें कि सभी लोगों तक वह संसाधन आसानी से मिल जाए और आर्थिक विकास क्या हो पाए। तो ऐसा बोला गया है सैमुअल्सन के अनुसार। जैसे अब मान लो यहाँ पे कोई रिसोर्सेज है और ये रिसोर्सेज जो है सबको ज़रूरत होना चाहिए। तो अब अगर मान लो कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन अगर अच्छे तरीक़ा से नहीं होगा तो बहुत सारे जो पूंजीपति लोग हैं वो रिसोर्सेज पे अपना अधिकार कर लेंगे और अधिकार होगा, उन लोग का बेनिफिट ज़्यादा होगा और गरीब आदमी का बेनिफिट नहीं हो पाएगा, जिससे गरीब आदमी और गरीब हो सकता है। तो यहाँ पे जो सबका विकास नहीं हो पाएगा, कुछ लोग का विकास होगा। तो सैमुअल्सन का अनुसार वही है कि जो साधन है उसका वितरण एवं आर्थिक विकास का सिद्धांत को क्या करना चाहिए, इकोनॉमिक्स में शामिल करना चाहिए। तो ये सब पहलू दिया गया है। तो विकास केंद्रित विचारधारा अगर बोलेगा तो ये किसके अनुसार है, सैमुअल्सन के अनुसार दिया गया है। तो और आधुनिक अर्थशास्त्री जो है वह सैमुअल्सन को ही कहा जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। बस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना है। हर एक क्वेश्चन का आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से जितने भी आएंगे सब इसी वीडियो से मिलेंगे आपको। बस वीडियो को अच्छे से 2-3 बार यहाँ पे देख लेना है। अब हम लोग आगे देखेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति। अब अर्थशास्त्र का प्रकृति में देखेंगे कि बहुत सारे इसका प्रकृति, इसका नेचर अलग अलग है। जैसे वास्तविक, बहुत कोई क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स को, वास्तविक आदर्श और आदर्श विज्ञान भी कहते हैं। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में हम लोग का पढ़ना है पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव साइंस, मतलब बहुत से इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस भी कहते हैं, नॉर्मेटिव साइंस भी कहते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि जेबी से सीनियर प्रोफेसर रॉबिन्स जैसे अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान की श्रेणी में रखा है। और वास्तविक विज्ञान क्या होता है, तो वास्तविक विज्ञान है जो समस्याओं का वे जैसी है, मतलब जो समस्या कुछ समस्या है तो उसके रूप का अध्ययन करता है, मतलब वह समस्या क्यों उत्पन्न हुआ, कैसे हुआ, इसके अध्ययन को करता है। तो उसको हम लोग वास्तविक विज्ञान
कहते हैं। और कारण एवं परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट के संबंध का विश्लेषण किया जाता है कि वह जो घटना है कैसे घटा, उसका परिणाम क्या होगा। ये सब जो पढ़ते हैं हम लोग कैसा पढ़ते हैं, पॉजिटिव साइंस में पढ़ते हैं। और नॉर्मेटिव साइंस में क्या पढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे नॉर्मेटिव साइंस में अब उसी का ये भाग है, तो उसमें हम लोग देखेंगे उपभोग पढ़ते हैं, उसके बाद उत्पादन पढ़ते हैं, विनिमय पढ़ते हैं, वितरण पढ़ते हैं, राजस्व पढ़ते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे आदर्श विज्ञान में देखेंगे। तो आदर्श विज्ञान क्या है, तो अर्थशास्त्र को आदर्श आत्मक विज्ञान में रखने वाले अर्थशास्त्रियों में प्रमुख 7 है, मार्शल है, पिगू है, हार्ट्रे, किन्स इत्यादि। आदर्श विज्ञान का संबंध क्या होना चाहिए, तो इसमें क्या होना चाहिए बोल रहा है, और वह क्या है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो बस इतना ही का डिफरेंस है, नॉर्मेटिव में क्या होना चाहिए और उसमें क्या है। तो ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। अगर यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आप बोल सकते, पूछेगा एग्जाम में कि जो साइंस है वह क्या है, आदर्श विज्ञान है मतलब कि वास्तविक विज्ञान है, तो दोनों है, हम बोल सकते हैं इस तरह से। तो लिखा भी यहाँ पे अर्थशास्त्र वास्तविक एवं आदर्शात्मक विज्ञान दोनों है, तो यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्यष्टि एवं समष्टि में अंतर, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस पढ़ना है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से, टेस्ट की दृष्टि से और नॉलेज की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग देखेंगे डिफरेंस देखेंगे, और आपके सामने जो है यहाँ पे डिफरेंस आ चुका है, और हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो लिखा हुआ है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें हम लोग किसी व्यक्ति के बारे में स्टडी करते हैं, एक आदमी के बारे में स्टडी करते हैं, उसका जैसे एक उपभोक्ता की उत्पादक और एक फर्म के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। और इसमें क्या है समष्टि में कि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय आय के बारे में स्टडी करते हैं, कुल आय के बारे में स्टडी करते हैं, तो ये सब है। उपभोग के बारे में स्टडी करते हैं, सामान्य कीमत स्तर के बारे में। दूसरा क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति और व्यक्ति का व्यवहार का पता चलता है। मतलब हम किसी आदमी के बारे में स्टडी करेंगे तो उसका नेचर, उसका रहन सहन के बारे में पता चलेगा। और किसी देश के बारे में पता करना है तो फिर देश का स्टडी करना पड़ेगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में इस मान्यता पर आधारित है कि समष्टि प्रचार, जब व्यष्टि का स्टडी करते हैं तो समष्टि को स्थिर मानना है। क्यों स्थिर मानना है कि अगर हम एक आदमी से पूरा देश को क्या कर सकते हैं, तुलना नहीं कर सकते हैं, तो इस चलते इसकी जो मान्यता है उसको स्थिर मानना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक वस्तु की कीमत का निर्धारण का अध्ययन होता है। जैसे आप कोई प्रोडक्शन किए हैं तो उसका प्राइसिंग आप स्वयं करेंगे, तो उसका निर्धारण यहाँ पे किया जाता है। और व्यष्टि आर्थिक समस्याओं के निदान में कीमत संयंत्र अर्थात मांग और पूर्ति बल का निर्णायक होता है। जैसे कोई वस्तु हम बनाएं, उसका दाम रखें, तो अगर उस दाम को अगर 10 रुपया रखें, लोग 10 रुपया में खरीद पा रहे हैं, तभी हम उस वस्तु को दाम 10 रुपया रख पाएंगे। लोग अगर नहीं खरीदेंगे तो उसका दाम हमको कम करना पड़ेगा या उसको बंद करना पड़ेगा, दो ही ऑप्शन है। तो डिमांड जो है मांग के अनुसार क्या होता है, रखा जाता है, प्राइस रखा जाता है। तो आगे है, इस चलते इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस मैकेनिज्म में बोला जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि व्यष्टि का दूसरा नाम क्या है, तो कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। फिर देखिए कि समष्टि अर्थशास्त्र में समाज और समाज का व्यवहार का अध्ययन होता है। मतलब किसी देश के बारे में, किसी उसका कल्चर के बारे में इसका स्टडी करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र जब हम लोग इसका स्टडी करते हैं तो वही बताएं कि यहाँ पे जब पूरा देश का स्टडी करेंगे तो कुछ लोगों का जो है उसको हम लोग सीमित मान लेना है। फिर समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। मतलब वो सामान्य कीमत स्तर है कि उसका प्राइस क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है। और समष्टि आर्थिक समस्याओं जैसे रोजगार, गरीबी, स्फीति आदि में सरकार की भूमिका क्या है। मतलब आप देखेंगे सरकार में बेरोजगारी बढ़ने का क्या रीजन है, तो सरकार के द्वारा बहुत सारा स्कीम चलाए जाते हैं गरीबी मतलब हटाने के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए। तो ये सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र में। और समष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम है आय एवं रोजगार सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों में अंतर है। एग्जाम में अगर आएगा अंतर लिखने के लिए, और ये साल जो है 2024 बोर्ड में, उसके बाद भी ये क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आप यहाँ से देख पाएंगे ये क्वेश्चन को। और उसके बाद हम लोग देखेंगे
कि व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र की क्या क्या शाखा है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट ए पढ़ रहे हैं, तो पार्ट ए में हम लोग को उसी के बारे में चर्चा करना। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, वस्तु कीमत सिद्धांत पढ़ेंगे। अब इसको दो भाग में बता दिए, एक मांग का सिद्धांत, दूसरा लागत एवं उत्पादन का सिद्धांत। उसके बाद साधन की कीमत सिद्धांत है, वितरण का सिद्धांत जो बोले। उसके बाद है मजदूरी, इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें मजदूरी आएगा, लगान रेंट होता है, ब्याज दर होता है, और लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। तो थोड़ा देर पहले बता दिए कि जो साधन कीमत निर्धारण में मतलब उसको बनाने में क्या क्या चीज़ें लगा हुआ रहता है, सबका दाम को जोड़ते हैं। फिर उसके बाद है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत, मतलब कोई भी चीज़ का अगर प्रोडक्शन करते हैं तो उसको भी ध्यान में रखते हैं कि अपना प्रॉफिट ना हो, अपने प्रॉफिट के साथ साथ समाज को भी उस वस्तु से, उस चीज़ से क्या हो, प्रॉफिट हो। और इस चलते समाज को भी आर्थिक कल्याण का सिद्धांत भी होना चाहिए। जैसे कोई अगर पेन बना रहा है कोई कंपनी, तो वह क्या बनाए, बस पेन बना देना, उसको मार्केट में बेच देना, पैसा इकट्ठा कर लेना, वो बात नहीं है। लेकिन वह पेन बनाना, मजबूत पेन बनाए, टिकाऊ बनाए, कि इस पेन को लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक क्या कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। तो ये भी है। जैसे हम लोग जो है यह क्लास ले रहे हैं, तो अब क्लास जो है फी जो है बहुत नॉमिनल चार्ज रखा गया है। अब ऑनलाइन अगर क्लास करेंगे तो साल भर का क्लास जो इकोनॉमिक्स का करेंगे मात्र 999 रुपया रखा गया है। तो इसलिए कम रखा गया है कि अगर सबका विकास हो, सबका डेवलपमेंट हो, जब तक समाज अगर विकास नहीं करेगा तो फिर हम लोग आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसी चलते जो है नॉमिनल फ़ी है। तो आप जुड़ना चाहते हैं तो हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं। और ऑफलाइन क्लास यहाँ पे चलता है। हमारा सेंटर का एड्रेस आपको मिल जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर पे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये जो है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत, इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। अब हम लोग तो यहाँ पे देखेंगे कि कुछ पोस्टर्स आए हुए हैं। तो इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि लाइव ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास के लिए यदि आप क्लास हमारा अच्छा लगा तो आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और यह जो क्लास है यहाँ पे साइंस और कॉमर्स दोनों के लिए है, साइंस और कॉमर्स दोनों के लिए है। और क्लास 11th और 12th दोनों के लिए है। और जो भी टर्म 1 और 2 जो दोनों मिक्स है, दोनों के लिए। और प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है कि लाइव क्लास होगा, रिकॉर्डेड भी वीडियो आपको मिलेगा, और ऑफलाइन क्लास की भी सुविधा है। सिलेबस है, आपको सही समय पे सिलेबस कवर कर दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो नए पैटर्न में जो आ रहा है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, तो उसी नए पैटर्न के अनुसार क्लास होगा। और जो भी क्लास लेंगे झारखंड के बेस्ट एक्सपीरियंस एजुकेटर के द्वारा क्लास लिया जाएगा। और क्लास जो होगा इंग्लिश माध्यम के लिए अलग क्लास होगा और हिंदी माध्यम के लिए अलग क्लास की सुविधा है। रेगुलर क्लास होगा, डिजिटल बोर्ड में क्लास है, न्यूनतम शुल्क रखा गया है। तो यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे अध्ययन केंद्र का एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके और वहाँ से एडमिशन ले सकते हैं। और किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और क्लास कैसा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार शेयर भी कर दीजिए अध्ययन केंद्र के। और यूट्यूब चैनल का जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। जैसे यहाँ से क्लास मिलेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप लाइव के आप यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से जुड़ पाएंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम लोग फिर मिलेंगे दूसरे चैप्टर में नए वीडियो के साथ में। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए, देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।